उसके बाद से तो पूरे देश की तरह मैं भी सन्नाटे में आ गया कि व्हाट दिस ऑल हैज हैपेंड। मैं आपको एक बात सच बताऊं, जी। उसके बाद मैं ही किसी को नहीं बोल पा रहा हूँ कि आप कश्मीर घूमने आइए। पहले समझ मैं जिस सकते हैं। कॉन्फिडेंस से ये बोलता था कि जी। आप आइए, कुछ नहीं होगा आपको, टूरिस्ट इज नेवर टारगेटेड इन कश्मीर, अब उस कॉन्फिडेंस से मैं क्या, कोई भी नहीं बोल पाया। तो हम जम्मू एंड कश्मीर वालों ने अपने रोजी रोटी पे, अपनी एक अच्छी फ्लोरिस्ट इंडस्ट्री पे हमने खुद, अगर मैं कहूँ तो कुल्हाड़ी मारी है। हर महीने या हर 6 महीने में सिचुएशन इंप्रूव होती गई। टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया जी। कि अगर मैं एक आपसे बात कहूं, 2 साल पहले तक जो होटल हम 3 या 5 हजार रुपए का हमें मिलता था, वो 8-10 हजार रुपए का हो गया था। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए, मिसाइल्स आए, जो भी कुछ उन्होंने फेंका, एग्जैक्टली जो हमने रामायण में सीन देखे थे ना, जी। हम वो अपनी छत पे चढ़ के देख रहे थे। ओके। तो मुझे ये एहसास हुआ दो चीजों का, जी। कि हम लोग कला में कितने निपुण 5 हजार, 7 हजार या 10 हजार साल पहले से थे। जी। जो चीज हम आज कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या या प्रॉब्लम है, वो आतंकवाद नहीं है, वो रेसिज्म नहीं है, वो गरीबी नहीं है, वो पोल्यूशन नहीं है, वो जो भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट कह दो, जो भी ये सब चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। जी। प्रॉब्लम्स हैं वो, जी। लेकिन उनसे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, कास्ट, कलर, क्रीड, एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, हर इंसान उससे जूझ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लोनलीनेस की और आइसोलेशन की। हेलो एंड वेलकम टू सवाल दैट मैटर्स। आज 15 अगस्त है। आज इंडिपेंडेंस डे है। आज ही का वो दिन होता है जब हम छाती ठोक के, चीख चीख के बोलते हैं कि हमारी आजादी का दिन है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पर मेरे जहन में हमेशा ही ये सवाल रहता है कि क्या हम आजादी सिर्फ एक ही दिन मनाते हैं? शायद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, बेसिकली अपने रूटीन में, हम इतने उस रूटीन के गुलाम बन जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि जो आजादी हमें 78 इयर्स पहले मिली थी, उसे आज सस्टेन कौन कर रहा है। ये किन के एफर्ट्स हैं जो ये आजादी आज सस्टेन हो पा रही है। हम तो शायद भूल जाएं, लेकिन आज हमारे इस एपिसोड में एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ जो नहीं भूलते। उनके परिवारों से मिलना जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज इस एपिसोड में मेरे साथ हैं विकास मनहास जी। इन्होंने 1999 यानी कि कारगिल का जो साल था, उस साल से जो एक प्रक्रिया शुरू की, वो आज तक बरकरार है। और आज ये इतने सारे शहीदों के परिवारों का एक हिस्सा बन चुके हैं कि शायद उंगलियों पे गिना भी नहीं जा सकता। सो लेट्स वेलकम मिस्टर विकास मनहास ऑन दिस वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ इंडिपेंडेंस डे। विकास जी, वेलकम टू सवाल दैट मैटर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने आज स्वतंत्रता दिवस पे मुझे अपने चैनल पे बुलाया, और आई होप कि अच्छी बातें होंगी और काफी कुछ लोगों को काफी कुछ जानने को मिलेगा। विकास जी, शुरुआत मैं इसी से करना चाहूंगी। सबसे पहले आपकी जर्नी मैं चाहती हूँ कि आप अपने से हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें शायद आपकी जर्नी के बारे में, आपके एफर्ट्स के बारे में नहीं पता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि what kicked in you back in 1994 also and 1999 also कि आपने ये एफर्ट शुरू किया कि आप शहीदों के परिवार वालों से मिलने जाते थे, डिस्पाइट यू बीइंग अ सिविलियन। आपका फौज से कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आपने ये एफर्ट क्यों लिया? हाँ, चलिए, जैसे आपने खुद ही डेट्स मेंशन कर दी, 1994। हाँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करता हूँ, और भद्रकाशी, जिसे भद्रवा भी कहते हैं, वो मेरा होम टाउन है। तो 1994 में वहाँ हालात काफी खराब थे। मैं टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ।
जी। तो 1994 में एक एनकाउंटर में भारतीय सेना ने अपने 7 जवानों को वहां पे खोया, वो वीर गति को प्राप्त हुए। और मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूंगा कि कारगिल के युद्ध से पहले ना सब पार्थिव शरीर घर नहीं जाते थे। जी। तो उनका जो भी अंतिम संस्कार है तो वो युद्ध भूमि में ही कहीं आगे पीछे हो जाता था। अब जैसे कि ये घटना 1994 की है, तो इन 7 वीर जवानों का भी जो अंतिम संस्कार था वो भदरवा में किया गया। तो जब उसका वो अंतिम संस्कार होना था, तो सभी गांव वाले उसमें शामिल थे। उन गांव वालों में मैं भी एज ए यंग टीनेजर मैं भी उसमें शामिल हुआ। तो जी। जब वो उनके अंतिम संस्कार की वो सारी प्रक्रिया चल रही थी, तो मेरे मन में एक ऐसे ख्याल आया कि जब ऐसा कुछ मेरे परिवार में या गांव में होता है, तो बड़ी बार अंतिम संस्कार थोड़ा डिले हो जाता है। और डिले होने का कारण ये होता है कि कोई तो हमारा घर का सदस्य है जो कहीं बाहर गाँव है, और हम उसके आने का वेट करते हैं सो दैट वो भी अंतिम बार अपने अंतिम दर्शन कर पाए। तो ये जो मेरे अंदर जो विचार सा आया था, ये मैंने वहां पे खड़े एक जवान के साथ रखा। उस जवान ने मेरी तरफ देखा, उसे लगा कोई बड़ा छोटा सा बच्चा है, थोड़ा ज्यादा इमोशनल या विचलित सा हो गया है। तो he tried to pacify me by saying something or the other. Somehow मैं उसकी बातों से इतना पैसिफाई नहीं हुआ। तो मैंने एक और सवाल उससे पूछ लिया। मैंने कहा अगर हम इन सबको इनके घर तक नहीं लेके जा सकते, तो इनके घर वालों को ही बुला लो। आज नहीं आए, कल आए, परसों आए, जब आएंगे तब अंतिम संस्कार कर लो, आज ही करने की क्या जरूरत है। तो उस वक्त वो जो भी जवान थे उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जो तुम सोचते हो काश दिल्ली में ये कोई सोचे। जी। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये जो सारे परिवार वाले हैं इन 7 जवानों के, वो शायद दिल्ली या उसके आसपास कहीं पे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हालात खराब हैं तो वो भी शायद आना नहीं चाहते होंगे। तो जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसके कई सालों के बाद मैं किसी को जब ये बात सुना रहा था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि दिल्ली से उसका मतलब भारत सरकार रहा होगा, इन परिवारों का घर का वो नहीं रहा होगा। जी। थोड़ी देर में चिता को दाग लग गया। हमारी भाषा में दाग लगने का मतलब होता है चिता को आग लगा दी गई, अग्नि दे दी गई। तो जब वो चिता जल उठी, भड़क उठी, तो मैं ज़ोर-ज़ोर से रो पड़ा, मैं फूट पड़ा। जबकि वो जो जवान था वो बिल्कुल मेरे साथ खड़ा था, उसने मुझे पकड़ लिया जस्ट टू कंसोल मी, टू पैसिफाई मी। तब उनका और मेरा बड़ा करीब से आई कांटेक्ट हुआ। और अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, वो आंखें मुझे अभी भी दिखती हैं अगर मैं देखना चाहूं तो। बड़ी बड़ी आंखें थी, लाल थी, पानी से भरी थी, और वो रो नहीं रही थी। तो जबकि मैं जोर जोर से रो रहा हूँ, मैं उनको जानता था, उन 7 लोगों के नाम भी नहीं जानता था जिनका अंतिम संस्कार हो रहा था। और ये जो थे जिन्होंने मुझे पकड़ के रखा था, ये उनको जानते भी होंगे, उनके साथ ट्रेन भी हुए होंगे, उनके साथ खाना भी खा खा रहे थे, सब कर ही रहे होंगे, उनके परिवार वालों को भी ये जानते होंगे। तो उस वक्त मैंने एक जीवन का एक लेसन था जो मैंने वहां पे सीखा। वो लेसन ये था कि वीपिंग इज ए लग्जरी डिनाइड टू मैनी। ट्रू। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? कि अगर आप इसको रोना थोड़ा भी बहुत विस्तार से बड़े समझाएं सौभाग्य तो। की बात है, वो सबके नसीब में नहीं होता। जी। तो जब फिर हम शमशान भूमि से वापस घर की तरफ आ रहे थे, तो तब मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे इन 7 लोगों के घर जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अंत में मैंने क्या देखा था या क्या हुआ। तो 94 की ये जो घटना थी, इसने मुझे ये एक क्या कहते हैं, एक मेरे अंदर वो इच्छा शक्ति ज़ाहिर की कि मुझे इन परिवारों से मिलना चाहिए। लेकिन मैं छोटा था, मुझे उन 7 परिवारों का कुछ मिला भी नहीं, मैं किसी को जानता भी नहीं था। उस टाइम पे आज की तरह गूगल या सोशल मीडिया भी नहीं था कि आप वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर पाओ, ऐसा जी। कुछ भी नहीं था। तो मैं उन 7 परिवारों को मिल ही नहीं पाया, उनके पास जा ही नहीं पाया। फिर उसी साल मैंने जम्मू से अपना ग्रेजुएशन शुरू किया था। गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी करना शुरू किया, तो मैं भी अपनी पढ़ाई में चलता रहा। तो उसके 5 साल के बाद, जैसे आपने दूसरी डेट आप ही ने मेंशन की थी, 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, जी। तो उस टाइम पे एक तो इलेक्ट्रॉनिक टीवी पे वॉर टेलीकास्ट होनी शुरू हो गई थी। मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था। जी। न्यूज़पेपर्स इन सारी खबरों को बड़ा अच्छे से कवर कर रहे थे, बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जारी थी। और सभी
जो भी जवान वीर गति को प्राप्त होता था तो उसका पार्थिव शरीर भी घर आना उसके शुरू हो गया था। तो उसी में जुलाई 5 1999 को जब हम टाइगर हिल्स को कैप्चर कर रहे थे जी द्रास में, जी तो 18 ग्रेनेडियर्स जो वहाँ पे पलटन लड़ी थी, तो उसमें से जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे टाइगर हिल्स को कैप्चर करने में, उनमें से एक ग्रेनेडियर उदयमान सिंह थे, जो जी। जम्मू के पास ही शामाचा के गांव में वहां के रहने वाले थे। अच्छा। तो 99 में ही आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में, एग्जैक्ट महीना या तारीख तो मुझे याद नहीं है, तो मैं उनके घर गया था। तो अगर मैं आपके सवाल को समराइज करूं तो ये मैं उनके घर मुझे जाना चाहिए, जी ये ख्याल मुझे 1994 में आया था। लेकिन पहला परिवार जिसको मैं मिल पाया ग्रेनेडियर उदयमान सिंह, या जिसको मैं अपनी वीर यात्रा कहता हूँ, तो मेरी वीर यात्रा कारगिल युद्ध के 1 या 2 महीने के बाद 1999 में शुरू। विकास जी, यहाँ मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब आप ऐसे शहीदों के परिवार वालों से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका दुख पूरे देश पूरी दुनिया के दुख से ज्यादा बड़ा है। उन्होंने जिनको खोया है वो तो वापस नहीं आ सकते। पर क्या आपके मिलने से, क्या आपकी इस एक मीटिंग से उनको कुछ कंफर्ट मिलता है? वो आपसे क्या बोलते हैं? वो आपसे क्या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं? अब देखिए, उन्हें कंफर्ट मिलता है या नहीं मिलता, आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। जी जी बट जैसे आपने कहा कि मैं वहां जाके क्या करता हूँ, मैं इस चीज का थोड़ा आंसर इस तरह से आपको देता हूँ। जो मेरी अपनी समझ है, सोच है, उसके अनुसार दुनिया में ना अभी आज की डेट पे जो जी सबसे बड़ी समस्या या प्रॉब्लम है, वो आतंकवाद नहीं है, वो रेसिज्म नहीं है, वो गरीबी नहीं है, वो पोल्यूशन नहीं है, वो जो भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट कह दो, जो भी ये सब चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। जी प्रॉब्लम्स हैं वो, जी लेकिन उनसे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, कास्ट, कलर, क्रीड, एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, हर इंसान उससे जूझ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ लोनलीनेस की और आइसोलेशन की। ट्रू दुनिया आपके आगे पीछे भरी हुई है, लेकिन आप फिर भी अकेले हैं। जी आपको समझाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको मोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे, आपको कोच करने वाले बहुत मिलेंगे, आपकी गलतियां निकालने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। पर आपको ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो आपके पास बैठे और आपको सुने, बिना आपको सलाह दिए, बिना जजमेंटल हुए, और बिना फिर दुनिया को आपकी वो बातें बताए। जी तो मैं जब इन परिवारों के पास जाता हूँ, तो मैं सच बात एक आपको बताऊं, मैं उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछता हूँ। मैं यहाँ वहां की बात शुरू करूंगा। जैसे अगर कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है तो मैं उससे बात शुरू करूंगा, या उन दिनों में कोई कोई न्यूज चल रही हो, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, मैं उसकी चर्चा करूंगा। जी या मैं जाके ही आंटी से पूछ लूंगा, आंटी आप आप दिन भर क्या करती हैं? कोई तो मुझे बोल देंगी कि मैं ऑफिस जाती हूँ या मैं हाउस वाइफ हूँ। अगर वो ऑफिस जाती हैं तो मैं उनके ऑफिस की चर्चा करूंगा। जी अगर अंकल हैं तो मैं उनकी जॉब की चर्चा करूंगा। मैं खाने पीने की चर्चा करूंगा। लेकिन मैं जो मर्जी चर्चा मैं शुरू करूं, जिस मर्जी विषय पे मैं बात करूं, घूम फिर के वो सोल्जर पे ही बात आके खत्म होगी, और मैं यहाँ से सुनता नहीं हूँ। जी फिर आई अलो देम टू टॉक एज मच एज पॉसिबल। जी मैं आपको बताऊं, कई बार मैं घंटों बैठ के मैंने सिर्फ सुना है उन परिवारों को। तो जो मैंने बात आपसे कही, जो मुझे ऐसा लगता कि किसी के पास कोई सुनने वाला नहीं है, जी तो मैं वो जाके उनसे सुनता हूँ। अब जैसे मुझे 20-25 साल हो गए इन परिवारों से मिलते। अब कई परिवारों को तो मैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से जान रहा हूँ। अब उनको जो मुझे कहानियां सुनानी है ना, एक टाइम के बाद वो कहानियां बननी बंद हो गई थी। जी वो सेम कहानी मैं बार-बार सुनता हूँ, जी लेकिन मैं हर बार उसी ही इंटरेस्ट से डेडिकेशन से, मैं उसी इंटेंसिटी से, जी उसी क्या बोलता हूँ भाव से मैं सुनता हूँ जैसे मैंने पहली बार सुना होता है। तो मेरा बस यही रहता है कि मेरे परिवारों के पास जाऊँ, ये खुल के बात करें, खुल के मेरे से अपना जो भी अंदर की भड़ास है वो बाहर निकालें। जी मैं फिर उनके साथ हँसी-मज़ाक भी करूँगा, हर चीज़ करूँगा, मैं खाने की भी डिमांड करूँगा, ये बनाओ, मुझे ये खाना है, मुझे वो चाहिए।
मैं अपनापन मैं फील कराने के लिए आप। यस, मैं उनका फ्रिज खुद ही खोल लूंगा। जी। मुझे और और मैं 90% जब अपने ट्रिप्स पे होता हूँ तब मैं उनके घरों में ही रहता हूँ। मैं होटल्स में अगर रहना होता उतना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो इतनी लंबी मैं यात्रा कर ही नहीं पाता। तो मेरा खर्चा वो बस का, ट्रेन का, थोड़ा बहुत कभी मैं जहाज में भी ट्रेवल कर लेता हूँ अगर लंबी जर्नी हो। बाकी रहने का, खाने-पीने का, लोकल ट्रेवल सब मैं उन्हीं के साथ करता हूँ। तो बस मैं उन्हें सुनता हूँ, खूब सारी बातें करता हूँ, घूमता हूँ, उनके साथ आगे-पीछे जाता हूँ। बस यही सब कुछ मैं करता हूँ। आपने अभी अफोर्डेबिलिटी की बात करी, और मेरे जहन में ये भी एक सवाल है कि अपने निजी जीवन के साथ, अपने परिवार को संभालने के साथ आप ये सब कैसे कर पाते हैं? मैं इसका जवाब इस तरह दूँगा कि जब मैं खुद पीछे मुड़ के देखता हूँ, जब जी। मैंने 99 में किसी पहले परिवार को मिला, तो मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था या मुझे खुद भी नहीं था पता कि मैं दूसरे से भी कभी मिलूँगा या तीसरे से भी मिलूँगा, जी। या ये जर्नी इतनी लंबी चलेगी कि एक दिन मैं आपसे भी बात करूँगा। जी। ये कभी ख़्याल नहीं था और कोई ये जर्नी प्लान्ड भी नहीं थी जी। कि मुझे इतना टारगेट करना है, इतना अचीव करना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। कोई रोड मैप भी नहीं था। जी। बस ये आता गया, मैं जाता गया, मिलता गया, जिसका पता चलता गया, जहाँ तक मैं पहुँच पाया, मैं चलता ही गया। तो पर मैंने अपने निजी जीवन में कोई भी चीज़ इस चीज़ के लिए छोड़ी नहीं है। अच्छा। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के लोग कहें कि ये तो सन्यासी हो गया या ये इसने बिल्कुल ही सब कुछ त्याग दिया, ये बिल्कुल ही सोशल वर्क पे आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक आम जीवन जो एक किसी भी एक आम इंसान का होता है, मैं उस तरह जीवन जीता हूँ। मेरा परिवार है, हम 2 भाई हैं, हम दोनों की शादियाँ हो रखी हैं, हमारे बच्चे हैं। हम अपने पिता के साथ आज भी रहते हैं। जी। तो अब अगर परिवार है तो मुझे पैसे भी कमाने हैं, सब कुछ करना जी। है। तो मैंने जीवन में बड़े सारे काम किए हैं। जैसे एक टाइम पे मैं पढ़ाता था और मैं बच्चों को एनडीए, सीडीएस एग्ज़ाम के, एंट्रेंस एग्ज़ाम या एसएसबी क्वालिफ़िकेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी मैंने 5, 6, 7 साल पढ़ाया। फिर मैंने कुछ साल कुछ कॉर्पोरेट्स में भी जॉब किया। जी। मैं नाम लेना चाहूँगा, मैं क्रॉस ट्रेन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, मैं उनके बॉम्बे ऑफ़िस में जॉब करता था। अच्छा। और जयदीप वर्मा मेरे उसमें बॉस थे, सीनियर थे मेरे, जिनकी जो कंपनी के ओनर थे। जी। तो उसमें मैं पैन इंडिया यू कैन से कि मैं ट्रैवल करता था और क्लाइंट्स को मिलता था, मैं सेल्स में था। तो अच्छा। उस जॉब ने मुझे पैन इंडिया एक तो घूमने का एक्सेस दिया, तो जी। मैं जहाँ भी कहीं किसी भी शहर में या किसी स्टेट में जाता था, तो ट्रैवल का खर्चा तो मेरे ऑफ़िस वाले ही देते थे। और फिर मैं और हर शहर में कोई ना कोई परिवार होता ही था, तो मैं अपने ऑफ़िस आवर्स के बाद, अपने काम के बाद, मैं उन परिवारों को मिलता था। तो फिर कुछ सालों के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी एंड उसके बाद मैं जम्मू आ गया। मेरा अपना अभी टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है, जैसे जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, अच्छा। अमृतसर, हिमाचल जो लोग घूमने आते हैं, मैं उनके टूर पैकेजेज़ और हॉलिडेज़ आई प्लान मैं वो सब एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। साथ में मैं ड्राई फ्रूट्स का भी काम करता हूँ अच्छा। और ये दोनों ऐसे काम हैं भगवान ने जो मुझे समहाउ दिए। एक इनमें इन्वेस्टमेंट मुझे ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, इनफैक्ट जी। करनी ही नहीं पड़ती। अभी जैसे मैं पूना में हूँ पिछले 1 हफ्ते से, पर जी। मैं अपना सारा काम कर रहा हूँ। अभी ये पहलगाम अटैक के बाद तो चलो टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम इस साल ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। जी। लेकिन जो मेरा ड्राई फ्रूट्स का काम है, वो बिल्कुल चल रहा है। आज भी मैंने 3-4 ऑर्डर्स जो मुझे आए थे, मैंने वो प्रोसेस किए हैं और जो मेरे कुछ थोड़े से टीम मेंबर या जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं इस बिज़नेस में, वो जम्मू से कल उनका सामान सारा भेजेंगे। तो मैं एक आम नागरिक की तरह बिज़नेस भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, अपने परिवार के साथ भी रहता हूँ। तो उसके साथ जो भी मुझे वक़्त मिलता है, मैं इन सब परिवारों के साथ भी मिलके जो भी मैं कर पाऊँ, मैं वो सब करता हूँ। अ, आपने यहाँ पहलगाम की बात करी, और आपका यही जवाब मुझे अपने अगले सवाल पे ले आया है। इस साल 15 अगस्त हमारे लिए कुछ अलग है, कहें तो एक तरीके से स्पेशल है। और अगर हम उन 5 सोल्जर्स के परिवारों को देखें, या वो सिविलियंस जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके लिए तो ये वही एक दुख भरा दिन है, हर दिन की तरह। तो पहलगाम अटैक जब हुआ, और आप क्योंकि जम्मू से हैं, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन जब आपने ये न्यूज़ सुनी, पढ़ी, देखी, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पहलगाम अटैक पे क्या था?
जिस दिन ये सब हुआ था तो पहलगाम में त्रिपुरा से एक वेरी ओल्ड सा कपल, जो मेरा क्लाइंट था वो वहाँ पे पहलगाम में घूम रहा था। और वो अच्छा। त्रिपुरा से थे, तो त्रिपुरा के एक ट्रैवल एजेंट ने मेरे थ्रू उनका ये पूरा पैकेज लिया हुआ था। तो सडनली मुझे उस एजेंट का कॉल आता कि पहलगाम में ऐसा-ऐसा कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ, जी। तो क्या होगा, कैसा होगा? तब तक मैंने ना न्यूज़ सुनी थी, ना देखी थी। जी। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली उनसे कहा, मैंने कहा नहीं, नहीं, पहलगाम में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये शायद आपकी जानकारी गलत है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा हो, और पहलगाम में जनरली एनकाउंटर्स या ये वो भी सुने ही नहीं है हमने कभी, कभी ऐसा देखा ही नहीं है। जी। वो कहता नहीं, नहीं, मैं गलत नहीं सुन रहा हूँ, मैं टीवी पे ही देख रहा हूँ और हर चैनल ये दिखा रहा है कि पहलगाम में कुछ तो हुआ। तब तक इतनी क्लैरिटी से बात नहीं आई थी। तो जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि हाँ, हो सकता है कोई एनकाउंटर, चलो आप बता रहे हैं तो हो रहा होगा। हुँ, हुँ। तो जनरली टूरिस्ट को कभी अटैक नहीं किया जाता, कभी हुआ भी नहीं था। जी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई टूरिस्ट क्रॉस फायर में कहीं पे गलती से फँस गए होंगे, तो अच्छा। वैसा कुछ हुआ होगा। तो और मैंने भी बड़े कॉन्फिडेंस से ये जवाब दिया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जी। तो मैंने उनसे पूछा, जो हमारे वाले गेस्ट हैं आपकी, उनसे बात हुई, वो कहाँ पर है? तो जी। वो कहता है कि वो होटल में आ गए हैं, वो ठीक है। अच्छा। तो मैंने भी उन्हें कहा कि वहाँ पे सब ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। टूरिस्ट इज़ नेवर टारगेटेड इन कश्मीर। तो मैं सबको ये बोलता था मैं। मुझे कोई भी बोलता था हम कश्मीर आए, हालात कैसे, ठीक हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। तो मैं ये बोलता था कि जो भी खबरें आप सुनते हो कश्मीर में एनकाउंटर्स की या बाकी चीज़ों की, वो सब होती हैं, वो गलत नहीं होती। बट टूरिस्ट इज़ नेवर ए टारगेट। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता था। आप जी। आइए, वी विल अरेंज ऑल द थिंग्स फॉर यू, और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन शाम होते जब वो पूरी न्यूज़ आई, जी। जब हम सबको पता चला कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है, जी। उसके बाद से तो पूरे देश की तरह मैं भी सन्नाटे में आ गया कि व्हाट दिस ऑल हैज़ हैपेंड। मैं आपको एक बात सच बताऊँ, जी। उसके बाद अ, मैं ही किसी को नहीं बोल पा रहा हूँ कि आप कश्मीर घूमने आइए। पहले समझ मैं जिस सकते हैं। कॉन्फिडेंस से ये बोलता था कि जी। आप आइए, कुछ नहीं होगा आपको, टूरिस्ट इज़ नेवर टारगेटेड इन कश्मीर। अब उस कॉन्फिडेंस से मैं क्या, कोई भी नहीं बोल पाया। तो हम जम्मू एंड कश्मीर वालों ने अपने रोज़ी-रोटी पे, अपनी एक अच्छी फ्लोरिश्ड इंडस्ट्री पे हमने खुद, अगर मैं कहूँ तो कुल्हाड़ी मारी है। जी। अब मुझे नहीं पता कि ये दोबारा कब ठीक होगा भी कि नहीं होगा, उभरेगा ये बिज़नेस या नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कह। यहाँ मैं आपसे, क्योंकि हमारा डिस्कशन उस तरफ मुड़ रहा है, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि जब 370 को एब्रोगेट किया गया था, उस समय से लेके आज तक की स्थिति, जब तक पहलगाम अटैक नहीं हुआ था, तब तक की स्थिति कैसी थी जम्मू कश्मीर में? आर्टिकल 370 जब अबॉलिश हुआ, उसके बाद अगर मैं कहूँ तो हर महीने या हर 6 महीने में सिचुएशन इम्प्रूव होती गई। टूरिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ गया जी। कि अगर मैं एक आपसे बात कहूँ, 2 साल पहले तक जो होटल हम 3 या 5,000 रुपए का हमें मिलता था, वो 8-10 हज़ार रुपए का हो गया था। जी। जो 5-6 हज़ार रुपए का होटल था, वो 12-15 हज़ार का हो गया था। पिछले 2 साल का टूरिज़्म का सीज़न इतना बढ़िया था। जी। वो जो कश्मीर का हड़ताल कल्चर था, वो बंद हो गया था। स्कूल रोज़ फंक्शन कर रहे हैं, जी। जहाँ पहले स्कूल साल में तो शायद 1 महीना भी अगर प्रॉपर्ली खुल जाएँ, तो बहुत बड़ी बात होती थी। जी। बिज़नेस बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा था। मैं कहूँ तो दिल्ली से दुबई या सिंगापुर की टिकट हवाई जहाज़ की सस्ती थी। कश्मीर की इतनी महँगी हो गई थी, जी। इतना ज़्यादा टूरिज़्म था। और इस साल की अगर मैं बात करूँ 2025 की, तो जितने भी कश्मीर में जो मेरे साथी हैं, जो जी। टूर्स एंड ट्रैवल का बिज़नेस करते हैं, मैं तो ख़ैर ज़्यादा कर भी नहीं पाता था अपनी बाकी गतिविधियों के कारण। जी। लेकिन जो फुल टाइम इसमें काम करते थे, होटलियर्स, ट्रैवल एजेंट्स, गाड़ी वाले, घोड़े वाले, शिकारा वाले, उन सब ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया था इस साल इस इंडस्ट्री में, क्योंकि पिछले 2 साल से इतना बढ़िया जो हमें वो सब कुछ मिला था। जी। तो इट वाज़ लाइक ए ड्रीम रन फॉर ऑल ऑफ अस। जी। लेकिन शायद पाकिस्तान को हम सबका ये अच्छा ही नहीं लगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, ये जी। था, वो था। और कुछ लोग, अब ब्लैक शीप तो होती ही हैं, मैं टूरिज़्म सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ। जी। हम 25 साल, 30 साल पीछे टूरिज़्म में चले गए और
आई डोंट नो हम इससे रिकवर भी कर पाएंगे या नहीं। आपको जो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया और हम पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर को तो लाना यहाँ बनता ही है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से, जिस जाबाज तरीके से हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उस का रिएक्शन जो जम्मू कश्मीर में और जो बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं उनका क्या रिएक्शन था। और साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी यहाँ पे कि जब घोषणा हुई कि अभी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो गया है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, इस पर वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? देखो, हर इंसान की ना अलग अलग प्रतिक्रिया थी। अब मैं जेनेरिक नहीं कह सकता कि जम्मू में हम सब इस तरह सोच रहे थे, नहीं। जम्मू में भी 10 लोगों की 10 तरह की प्रतिक्रियाएं थी। जी। तो मैं अगर बात करूं तो मैं अपनी प्रतिक्रिया की बात करता हूँ। एक, जो भारतीय वायुसेना ने या एयर डिफेंस जो भारत की थी, प्राइमरली इन लोगों की ही ये लड़ाई थी। जी। इन्होंने जो 2-2.5 दिन में करके दिखाया, अब एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता इन्होंने कितना किया कितना नहीं किया, कुछ अमेजिंग ही था जी। डिफिकल्ट टू बिलीव। और एक और चीज मैं आपसे कहूं, अगर हमने बचपन में, आपने भी शायद वो रामानंद सागर जी की रामायण देखी होगी, जी। जिसमें जब हम वो देखते थे, जब वो युद्ध होता था तो वो तीर आते थे, एक तीर ये साइड से आ रहा है, एक तीर इस साइड से आ रहा है, और वो टकराते थे बीच में, और एक ब्लास्ट सा वो दिखाते थे। जी। अगर आपने भी बचपन में वो रामायण देखी हो, जी। तो तब मैं ये, और मैं क्या, शायद हम सारे यही सोचते थे कि ये जस्ट ऐसे एक कल्पना के तौर पे दिखाया है, ऐसा कहाँ होता होगा, इतना प्रिसाइज थोड़ी तीर आते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं और इस तरह ब्लास्ट होता है। लेकिन जब जम्मू में 2 रातें 3 रातें जब ये शेलिंग हुई, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आए, मिसाइल्स आए, जो भी कुछ उन्होंने फेंका, एग्जैक्टली जो हमने रामायण में सीन देखे थे ना, जी। हम वो अपनी छत पे चढ़ के देख रहे थे। तो मुझे ये एहसास हुआ 2 चीजों का, कि हम लोग युद्ध कला में कितने निपुण 5,000 7,000 या 10,000 साल पहले से थे। जी। जो चीज हम आज कर रहे हैं, यानी कि हम ये पहले भी सब करते थे, सेम वही सीन होता था। जब पहली बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आए, शेल्स आए, जब सायरन बजा, ब्लैकआउट होने का लगा, तब थोड़ी देर के लिए डर लगा कि पता नहीं कहाँ पे गिरेगा, क्या होगा, जो एक थी। पर जैसे ही हमने देखा कि वहां से कुछ भी आता है, हमारी तरफ से भी कुछ हवा में हमें लाइट सी आती हुई दिखती है, और वो सब समझो डिस्ट्रॉय हो जाता, वो सब हो जाता है, तो इतना गर्व महसूस हुआ। हम आज तक ये सुनते थे कि इजराइल के पास ये टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास वो है, अमेरिका के पास वो है, ये सब कुछ था। और बचपन से ही समझो हम ये सुनते आ रहे थे, ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, नाग मिसाइल है, ये नाम ही हम सुनते थे, पर क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं था। इस बार हमने वो सब चलते हुए देखा, उसकी टीवी पे चर्चा होते हुए देखी। हम जो लोग जो बॉर्डर्स पे थे, जम्मू के बॉर्डर के, पंजाब के बॉर्डर पे या राजस्थान के बॉर्डर पे, मैं कहता हूँ हम इतने भाग्यशाली थे कि हमने उस सबको अपनी आंखों से छत पे जाके देखा, अनुभव किया, फील किया, बड़ा गर्व महसूस हुआ। और मैं पर्सनली एक और चीज फील करता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कि ये जो लड़ाई थी ये भारत की पाकिस्तान के साथ थी, ये लड़ाई अमेरिका और चाइना के साथ थी। और हमने 2-2.5 दिन में उन सबको ये दिखा दिया कि भारत जो भी चाहे वो कर सकता है। जैसे अगर आप भी देखें, हमने डे 1 उनके टेररिस्ट कैंप्स को हिट किया था, और प्रिसाइजली जिस बिल्डिंग को या जिस घर को या जिस रूम को हिट करना था, हमने 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर से वो सब हिट किया था। तो तब वो हमारी मैक्सिमम तो इंडिजीनियस मिसाइल्स थी। बड़ा अच्छा लगा वो देख के, वो सुन के। तो दूसरा, हमारी एयरफोर्स को जनरली 71 वॉर के बाद कभी इस तरह लड़ाई करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। कमाल का था उनका, भगवान उन सबको और हिम्मत दे, बल दे। तो और जो हमारी एयर डिफेंस की जो यूनिट्स थी, उन्होंने पाकिस्तान से हर आई हुई चीज को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, किसी भी चीज को उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। तो एक जो, खैर मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो हमेशा से ही फौज का बड़ा
सपोर्टर रहा हूँ। आई ऑलवेज बिलीव्ड इन देम कि आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द बेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। लेकिन वो और बड़े सारे लोग जिनको फौज को लेकर जिन्हें इतना एक्सपोजर नहीं था या नॉलेज नहीं था, या जो भारतीय फौज को कभी इतना ऊंचा आंकते नहीं थे, अब वो भी सारे ये जानते हैं, समझते हैं कि भारतीय सेना क्या है। कि 2-2.5 दिन के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ को ही हैज टू बेग फॉर ए सीज फायर इन फ्रंट ऑफ आर डीजीएम। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत झुकेगा नहीं और भारत रुकेगा नहीं। इसी से, यहीं से चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और आपने ये भी बताया कि काफी जो लोग वहां रह रहे हैं उनको गर्व महसूस हुआ, ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि देश के अलग अलग शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको एक गर्व की भावना महसूस हुई। आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भी ज्यादा बच्चे या यंग एडल्ट्स मोटिवेट होंगे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए? ऑफ कोर्स देखो, मैंने तो एक पोस्ट बल्कि ट्वीट करना था मुझे, मैंने वो लिखा भी था, फिर मैं शायद उसको पोस्ट नहीं कर पाया जी। कि जनरली ने मैंने कभी किसी को आज तक सुना नहीं था कि वो एयर डिफेंस को ऑप्ट करेगा या उसका ड्रीम है कि वो आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट को ज्वाइन करेगा। हो सकता है कुछ लोगों का हो भी। मैंने कभी, आई नेवर केम अक्रॉस सच पर्सन। मैं जिससे भी कभी मिलता था जो फौज के एस्पायरेंट है, बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो ही विल से कि मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो मैं पूछता था फौज में क्या ज्वाइन करोगे, लोग इन्फेंट्री बोलते थे, कोई आर्मर बोलते थे, कोई कुछ कुछ और बोलते थे। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत सारे लड़के एयर डिफेंस आर्टिलरी भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्हें दिखाया कि लड़ाई तो मेन फ्यूचर लड़ाई तो मुझे अब एयर डिफेंस की ही लगती है। अब पुराने जमाने की तरह तो लड़ाई होगी नहीं, तो बच्चों का एक वो बड़ा ज्यादा रुझान रहेगा। आज जैसे 14 अगस्त है, सॉरी 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है। मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ पूना में हूँ और मैं एक स्कूल है यहाँ पे, एल्प्रो इंटरनेशनल स्कूल, जिसपे ये मेरा सीजन 3 है, जब मैं एक हफ्ता भर बैठ के बच्चों के साथ वीर गाथाएं उनको मैं सुनाता हूँ, सैनिकों की वीर गाथाएं सुनाता हूँ। और हर दिन हम किसी परिवार से भी किसी नेक्स्ट ऑफ किन को बुलाते हैं, उनको भी परिवार से मिलाता हूँ। तो जो पिछले 2 साल बच्चों का फौज को लेकर रुझान था, इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन बच्चों के सवाल जवाब, उनका इंटरेस्ट, मुझे बहुत सारे बच्चे तो सामने से आके अब ये भी पूछते हैं कि हम एनडीए में कैसे जा सकते हैं, हमें कब फॉर्म भरना चाहिए, हमें कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, मैं भी एनडीए में जाना चाहता हूँ, मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो ये रुझान पूना जैसी या बॉम्बे जैसी जगह, जहाँ बहुत सारे बच्चे तो कॉरपोरेट्स में, फॉरेन पढ़ाई में, उस सब में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट अभी तैयार हो रहा है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, जिन्हें लगता कि नहीं, हमें फौज में भी जाना चाहिए। और अगर आप मुझे अलो करें, ये अगर आप मेरी टी शर्ट देखें, ये ऑपरेशन सिंदूर की ही टी शर्ट है, और ये 20 पंजाब जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने बढ़ चढ़ के जम्मू में हिस्सा लिया, तो उस यूनिट में मुझे जाने का मौका मिला। तो ये टी शर्ट उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की को डेडिकेट किया था, और उनके कर्नल साहब जो जम्मू से ही हैं, कर्नल जम्वाल, तो मुझे लगा कि मुझे एक स्पेशल टी शर्ट पहननी चाहिए इस चर्चा के लिए। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तो अब हमारे जहन दिलो दिमाग में हमेशा के लिए रजिस्टर हो गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने जो भारत की इमेज को और भारत के एक सॉलिड नेशन के इमेज को जो जिस तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है, वो शायद कोई कभी भूल ही नहीं सकता। आपने अभी बोला कि आप बच्चों को वीर गाथाएं सुनाते हैं, तो क्या आप हमारे साथ भी एक आधा कोई ऐसी वीर गाथा जो आपको लगता है कि मेरे व्यूअर्स को आपको सुनानी चाहिए, क्या आप हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, कोई एक ऐसी स्टोरी सुना सकते हैं जो मेरे व्यूअर्स के लिए होगी? बहुत सारी कहानियां हैं। जब अभी युद्ध शुरू ही नहीं हुआ था, लेकिन फौज के पास कुछ कुछ इनपुट्स आ रही थी कि सब ठीक नहीं है। तो 4 जाट रेजिमेंट जो पहले से ही काक्सर उस एरिया में डिप्लॉयड थी कारगिल में, तो उस यूनिट ने भी 4-5 अपनी टोलियां डिफरेंट डायरेक्शंस में भेजी कि जाओ जरा देख के आओ, जो खबरें आ रही हैं वो उनमें कितनी सच्चाई है। तो जो उनकी 4-5 पेट्रोल थे,
शाम तक तो सारे वापस आ गए, लेकिन एक पेट्रोल वापस नहीं आया। और ये वो पेट्रोल था जो लेफ्टिनेंट सौरव कालिया लीड कर रहे थे, वो वापस नहीं आया। और उनके रेडियो सेट पे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं थी। तो अब उस पेट्रोल को तो खोजना है, ढूंढना है। तो लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज जो उनके इमीडिएट सीनियर थे, तो उन्होंने ही वॉलेंटियर किया कि मैं सौरव और उसकी पार्टी जो पेट्रोल गई है ऊपर, मैं उनको ढूंढने के लिए जाता हूँ। तो एक दिन के बाद वो लगभग 40 सोल्जर्स को लेके बजरंग पोस्ट की तरफ जाते हैं, जिस ओर कैप्टन सौरव कालिया अपनी दल दल के साथ ऊपर गए थे। तो उनपे दो तीन साइड से गोलियां आती हैं, फायर आता है उनके ऊपर। तो अमित भारद्वाज वायरलेस सेट पे नीचे अपने सीनियर से बात करते हैं कि ये जो गोलियां सामने से आ रही हैं, ये मुझे टेररिस्ट के फायर नहीं लग रहा, ये हैवी आर्म फायर है। कहीं ना कहीं यहाँ पाकिस्तानी रेगुलर हो सकते हैं। और जब वो इनिशियल फायर आया होता है, उसमें उनका एक दो साथी जख्मी भी हो गया होता है, जिन्हें गोलियां लग चुकी होती। तो अब ये उस तैयारी या उस प्रिपरेशन के साथ तो शायद ऊपर नहीं गए थे। तो जो भी उनके सीनियर कंपनी कमांडर नीचे रहे होंगे, तो वो कैप्टन अमित भारद्वाज को ये बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, वापिस आ जाओ, हमें इस प्लान को दोबारा से इसको प्लान करना पड़ेगा, हम इस तरह और आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब वापिस आना है, नीचे उतरना है, तो किसी को तो वहां पे कवर फायर देना होगा। तो कैप्टन अमित भारद्वाज जो जयपुर के रहने वाले थे, वो चाहते तो किसी भी एक या दो जवान को वहां पे कवर फायर के लिए डिप्लॉय करके बाकी सबको लेके, अपने आप को लेके नीचे आ सकते थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि बाकी सब लोग नीचे जाएं, मैं खुद से कवर फायर दूंगा। तो फौज में एक और चीज होती है जिसे हम बडी सिस्टम कहते हैं। बडी मीन्स आप हर जगह पेयर में जाते हैं। तो जो कैप्टन अमित भारद्वाज थे, अब उनके भी बडी थे, उनका नाम था हवलदार राजवीर सिंह। अब जब सब नीचे की तरफ उतरने लगे, तो हवलदार राजवीर सिंह वहां खड़े रहे। तो अमित भारद्वाज उनके पास गए और इन्होंने उनसे कहा कि आप नीचे क्यों नहीं जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, राजवीर सिंह जी ने कहा कि मैं तो आपका बडी हूँ, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, आई एम सपोज टू बी देयर विद यू। तो अमित भारद्वाज जी ने कहते हैं कि उनसे कहा कि देखो, यहाँ पे रुकना इज नॉट राइट। मैं तो छोटा हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है, आपके बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, और आप नीचे जाइए। तो हवलदार राजवीर सिंह फिर नहीं जाते। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके बीच में थोड़ी सी कहा सुनी टाइप होती है। तो अमित भारद्वाज ने यहाँ तक राजवीर सिंह से कहा है कि मैं तुम्हारा अधिकारी हूँ, अफसर हूँ, आप मेरी बात नहीं मान रहे, यू आर सपोज टू ओबे मी। तो कहते हैं उस वक्त राजवीर सिंह ने उनसे ऐसा कहा था कि साहब, अगर हम बच गए तो नीचे चल के आपने जो भी कागजी कार्रवाई करनी होगी आप कर लीजिएगा, अगर हम नहीं बचे तो ऊपर जाके भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद वो दोनों वहां पे रुके हैं, कैप्टन अमित भारद्वाज और हवलदार राजवीर सिंह। सीधा डेडिकेशन ऑफ राजवीर सिंह, उनका अफसर उनको नीचे जाने को बोल भी रहा है, बट स्टिल ही प्रेफर टू स्टे देयर। वो जब वहां पे रुके हैं, नीचे आए हैं, तो ये जब बाकी सब लोग नीचे आ गए, उसके बाद जो कारगिल का युद्ध हुआ हम सबको पता है। फिर उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचने में भारतीय सेना को 50 से ज्यादा दिन लगे। तो जब 50 से ज्यादा दिन के बाद भारतीय सेना वहां पहुंची है, तो हमें कैप्टन अमित भारद्वाज और हवलदार राजवीर सिंह दोनों के पार्थिव शरीर वहां पे मिले थे, विद मल्टीपल बुलेट्स इन देयर स्कल, क्योंकि वो शायद ऊपर की तरफ चट्टान पे ऐसे बंदूक लेके ताने होंगे, तो सर पे उनकी बहुत सारी गोलियां लगी थी। आई थिंक एग्जैक्ट नंबर शायद ही कोई बता पाता है। और दे बोथ वर होल्डिंग देयर वेपन्स, राइफल्स लाइक दिस। और ऐसा कहा जाता है कि अमित भारद्वाज की ये जो फिंगर थी, ये काटनी पड़ी थी टू टेक द बैरल आउट ऑफ हिज हेड, क्योंकि व्हेन समवन डाइज तो उसकी जो बॉडी है वो अकड़ जाती है, तो वो बंदूक को बिल्कुल ही पकड़ के ले, वैसी थी। अब तो कहानी की मैं थोड़ी सी और पीछे जाता हूँ आपके। जब 2-3 दिन हो गए थे अमित भारद्वाज को मिस हुए, जब उसका ये सब हो गया था, तो घर उसके भी कोई फोन वोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो उसके घर वाले भी चिंतित हो गए कि अमित भारद्वाज का पिछले 1-2 दिन से या 3 दिन से फोन नहीं आया। और उन्होंने भी अखबार में ये खबर पढ़ ली थी
कि लेफ्टिनेंट सौरव कालिया और उनके 3-4 साथी, जो 4-5 साथी और थे, वो मिसिंग है, उनके पट उनका कोई पता नहीं है। अब उन्हें भी पता था कि और जाट में ही हमारा बेटा भी है। तो घर में थोड़ी वो एक असमंजस वाली जी, स्थिति तो थी, एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग, वो सब कुछ था। लेकिन ऑफ़िशियली कोई जानकारी नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जी, तो 3-4 दिन के बाद एक उनके घर पे फ़ोन आता है। तो कैप्टन अमित भारद्वाज की जो बड़ी सिस्टर है, नीता दीदी, जो आज पुणे आई है, जो कल मेरे साथ बच्चों से बात करेंगी। तो एक फ़ोन आता है घर पे, तो दीदी ही वो फ़ोन उठाती है। जी, तो सामने से आवाज़ आती है, "दीदी मुझसे मत पूछना कि मैं कौन हूँ, बट लेट मी टेल यू, आई कैन सी द बॉडी ऑफ कैप्टन अमित भारद्वाज। हम उसे रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे वो है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और बड़ी जल्दी हम उसे रिट्रीव करके घर ले आएँगे। यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर पेरेंट्स फॉर द सेम।" तो ये अब फ़ोन कॉल किसी भी आर्म फोर्सेस के पर्सनल की फैमिली के लिए। हाँ, कोई सैनिक ही रहा होगा जो सेक्टर में पोस्टेड होगा। जी, तो अब उसने अपनी आइडेंटिटी तो इनको रिवील नहीं की, पर उसने दीदी को ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसा-ऐसा हो रखा है। आप पेरेंट्स को थोड़ा साइकोलॉजिकली धीरे-धीरे प्रिपेयर करना शुरू कर दो, जी, एंड वी आर पुटिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स और बड़ी जल्दी हम उनके मॉर्टल रिमेन्स घर तक पहुँचा देंगे। तो अब जो सुनीता दीदी न्यू क्या हुआ है, सब कुछ हुआ है। जी। तो अगली बात अगर मैं कहूँ तो वो यकीन करना मुश्किल है। दीदी ने ये बात अपने तक छुपा के रखी लगभग 50 दिन। ये उन्होंने उनकी ये बात फैमिली, किस सुनीता दीदी को हमारी तरफ से भी एक सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात अपने अंदर ये दुख छुपा के रखा ताकि पेरेंट्स को पता ना चले। राइट, क्योंकि पता ही नहीं है कब होगा, कब ऑफ़िशियली अनाउंस होगा, जी, कैसे होगा, कब पार्थिव शरीर घर आएगा, जी, किस हालात में आएगा, क्या नहीं जी, होगा। और उनकी तब शादी हो रखी थी, उनकी 2 बड़ी बेटियाँ थी, ग्रोन अप डॉटर्स थी। ओके, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया कि इस तरह की बात हुई है। और घर में तरह-तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि कोई उनकी मदर को बोल रहा है कि आप पंडित जी के पास जाइए, ये पूजा कराइए, ज्योतिषी के पास जाइए, जो एक एक नॉर्मल हिंदू परिवार में हो सकता है, वो सब हो रहा है। जी, और दीदी उन सब में अपनी मम्मी के साथ भागीदारी है। घर में हवन भी शायद हो रहा होगा, जो भी, जी, जिसने जो भी उनकी माताजी से कहा कि ये करिए, ये करवाइए, उन्होंने वो सब किया। जी, और दीदी को ये पता भी था कि मैं जो ये कर रही हूँ, जी, इसका कुछ मोल नहीं है। उनके पिता शायद ये कह रहे होंगे, चलो यूनिट में दोबारा फ़ोन करो, हेडक्वार्टर्स फ़ोन करो, जी, ये अफ़सर से मिलो, उससे मिलो, कहीं से भी जानकारी निकालो। शी वाज़ डूइंग ऑल दैट नोइंगली कि व्हाट इज़ द ट्रुथ। और जब ये आई थिंक 50-56 दिनों के बाद जब उनकी बॉडी रिट्रीव हुई, ऑफ़िशियली इनके घर पता चला, जी, तब दीदी ने समझो सबको ये कहा कि मुझे तो 50 दिन पहले से ही पता था। अब इस कहानी का और आगे एक पार्ट है कि जी, जब कैप्टन अमित भारद्वाज का पार्थिव शरीर जी, जयपुर लाया गया, जी, तो वो अल्बर्ट हॉल है एक जयपुर में, जी, वहाँ पे रखा गया। क्योंकि जयपुर का हर इंसान अपनी वहाँ पे श्रद्धांजलि देना चाहता था, उन्हें देखना चाहता था, उनको छूना चाहता था। तो सब लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ लाखों में वहाँ पे लोग थे, जगह पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो दीदी के दिमाग में, मन में ना जाने क्यों आया, कैसा आया, तो उन्होंने वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनसे बात की कि मैं चाहूँगी कि जो मेरा भाई है, जी, इनका अंतिम संस्कार एक ओपन अंतिम संस्कार हो, एक पब्लिक व्यू में किया जाए। अच्छा, जनरली श्मशान भूमि में इतनी जगह ही नहीं होती कि आप जी, इतने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए। जी, इनका एक ओपन एक संस्कार हो। तो तब अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, जी, वो सुनीता दीदी को बोलते हैं, इस तरह थोड़ी सबके ओपन में संस्कार होते हैं। जी, बड़े लोग हो उन्हीं का ही होता है। ही समथिंग कुछ टॉन्टिंग से वे में उन्होंने कहा। तो दीदी ने भी बड़ी इफ आई से वेरी स्ट्रांग लेडी एंड ऑल दैट, उन्होंने भी अशोक गहलोत को ये बोल दिया कि देखो अगर मेरे भाई का अंतिम संस्कार होगा ना, तो ओपन में ही होगा, नहीं तो तुम भी बॉडी को यहाँ से उठा के दिखाओ। शी चैलेंज्ड हिम। और उस वक़्त अगर मैं कहूँ, जयपुर की जितनी भी जनता थी, जी, वो भी सारी दीदी के साथ खड़ी हो गई। इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ट अप हो गया जी, राजस्थान सरकार पे
कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को मानना ही पड़ा इस चीज को। तो इनके घर के पास ही मालवीय नगर में जी एक म्यूनिसिपैलिटी का पार्क था। फिर वहाँ पे कैप्टन अमित भारद्वाज का संस्कार हुआ। अभी वहाँ पे एक मेमोरियल भी है, वहाँ पे एक अमित भारद्वाज का बस्ट भी लगा हुआ है। जी और अब 26 साल से हर साल वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप ये वो सब दीदी करती आ रही हैं। तो अमित भारद्वाज की, सौरव कालिया की या बाकी लोगों की मैं ब्रेवरी को कम नहीं आंक रहा हूँ। उन लोगों ने जो किया वो अतुल्य है। उनकी सैक्रिफाइसेस को तो हम कभी मैच नहीं कर सकते। जी लेकिन जो दीदी हैं सुनीता भारद्वाज हैं, उनकी सैक्रिफाइस, उनकी डिटर्मिनेशन, उनका करेज और उनकी स्ट्रेंथ भी उनके भाई से कोई कम नहीं थी। और इसका जो लास्ट पार्ट है कि फिर अपने भाई को खोने के बाद दीदी ने दोबारा डिसाइड किया कि वो कंसीव करेंगी एट ए वेरी लेटर ऑन स्टेजेस ऑफ हर लाइफ। उन्होंने जब पहली बार कंसीव किया, मिसकैरेज भी हो गया, फिर दोबारा कंसीव किया, फिर चलो तब भगवान की कृपा से एक बेटा पैदा हुआ, कुशागर उसका नाम है। और अगर मैं एक बात कहूँ, मैंने तो कभी अमित भारद्वाज को देखा ही नहीं था। जी तो दीदी और बाकी सब लोग ऐसा बोलते हैं कि ये एग्जैक्टली वैसा है बचपन से जैसा अमित भारद्वाज था। तो ये कहानी है जो मैंने, आपने कहा तो मैंने आपको सुनाने की कोशिश आपने ये कहानी नरेट की और मुझे गूज़बम्स आ गए। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं ब्रेवरी की और ऐसे परिवारों की जिन लोगों के ऊपर ना जाने क्या बीतता होगा, उनके साथ इमोशनली, मेंटली पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन फिर भी वो डट, परिवार का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि परिवार डट के खड़ा रहता है। कई बार एक फौजी, चाहे अफसर हो या फिर कोई जवान हो, वो जब फील्ड एरिया में होते हैं तो वो तो वहां लड़ रहे होते हैं, पर पीछे उनका परिवार भी लड़ रहा होता है, अकेले ही, मन में ही, क्योंकि पता नहीं होता कि कब क्या हो जाएगा। तो इस इंडिपेंडेंस डे पे मेरा एक बहुत बड़ा सल्यूट है उन सारे परिवारों को, जितने ऑफिसर्स या जितने भी जवान हैं, उन सारे परिवारों को जिन्होंने अपने घर के बच्चों को फौज में जाने दिया। और ऐसी डिफिकल्ट पोस्टिंग्स में जब वो सर्व करते हैं तो पीछे वो परिवार का ध्यान रखते हैं और अपने आप को काम और कंपोज रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर हम विचलित हो गए तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग फौज में हैं, जो हमारे रिश्तेदार, बेटा, पति, भाई, वो भी शायद विचलित हो जाएं। तो एक बहुत बड़ा सल्यूट है मेरा उन सारे परिवार वालों को जिनका कोई भी फौज में है। विकास जी, मैं आपसे एक सवाल यहाँ और पूछना चाहूंगी कि आज तक आप जितने भी लोगों से मिले, जितने भी परिवारों से मिले, उसमें सबसे सेंटिमेंटल विजिट, इमोशनल, आपके लिए पर्सनली कौन सी विजिट थी? ये सवाल मुझे बड़ा अक्सर पूछा जाता है और आप अदरवाइज नहीं लेंगी, पर मुझे इस सवाल की समझ ही नहीं आती कि ये क्यों पूछा जाता है। आप सेंटीमेंट्स को और इमोशंस को एटलीस्ट मैं तो कभी मेजर ही नहीं कर पाया। अगर आप सेंटिमेंटल हैं तो हैं, जी इमोशनल हैं तो हैं, अगर दुखी वाली स्थिति है तो वो है। मेरे लिए हर परिवार ही सेंटिमेंटल रहा है। देखो, जिस भी घर का कोई गया जी तो वो दुख है, दर्द है। जी। इस चर्चा को आज हमें यही विराम देना पड़ेगा, पर चलते चलते क्या आप एक छोटा सा मैसेज दे सकते हैं? आज 15 अगस्त है, इस मौके पे आप क्या कोई छोटा सा मैसेज दे सकते हैं मेरे सारे व्यूअर्स को? कैप्टन तुषार महाजन 9 पैरा सब शौर्य चक्र जी उधमपुर से थे। वो 2016 में वो वीर गति को प्राप्त हुए। जी और उधमपुर का जो रेलवे स्टेशन है ना, वो कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर है। वन ऑफ इट्स नेम जो एक रेलवे स्टेशन पे है। मुझे नहीं लगता किसी और रेलवे स्टेशन को किसी के नाम पे ऐसे रखा गया है। तो जो उनका लास्ट व्हाट्सएप स्टेटस था ना, वो ये था, सो जाएगी लिपटकर अलमारी में, देशभक्ति है साहिब तारीखों पे जागती। आप समझे क्या कहा मैंने? मैंने मैं दोबारा बोलता हूँ। इसी चीज से मैंने अपने प्रोग्राम की आज शुरुआत भी की थी, और आप बहुत सुंदर तरीके से इस प्रोग्राम को उसकी अंत की तरफ लेके जा रहे हैं। ये तो कैप्टन तुषार का ये लास्ट व्हाट्सएप स्टेटस, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे जी आपको उसका स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। मैं फिर आपके व्यूवर्स के लिए ये बोलता हूँ
कि सो जाएगी लिपटकर अलमारी में, देशभक्ति है साहिब तारीखों पे जागती है। जी। तो मैं चाहूंगा कि हम कैप्टन तुषार महाजन को ये एक संदेश हमें देना चाहिए कि जो आपने हम में जन चेतना लाई, जी। और हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि ये देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये रोज होनी चाहिए। जी। ये मेरे लिए बहुत ही एक सुंदर और बहुत ही सजग करने वाली कॉन्वर्सेशन थी। आई एम श्योर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी आज के दिन एक बहुत बड़ा मैसेज मिला है आपके थ्रू। और जो कहानी आपने हमारे साथ शेयर की, कहानी तो आपने एक शेयर की, ऐसे पता नहीं कितनी और कहानियां हैं, कितने और फौजी हैं जिनके घरों में, परिवारों में लाखों कहानियां हैं। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने बिजी शेड्यूल में पूना में होने के बाद भी आपने मुझसे बात करने के लिए अपना समय निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एज वेल एज टू ऑल माय व्यूअर्स। I would like to end with one statement, if you allow me. या प्लीज। Every soldier has a story to tell, वेरी ट्रू। provided he has a listener. मैं एक बार फिर कहूंगा, every soldier has a story to tell, provided he has a listener. Happy Independence Day to ma'am, you, all your viewers, and every Indian. जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।